हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ग्रामर पोर्शन का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम आपको नरेशन पढ़ा चुके हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में जाइए, यूट्यूब में जाइए और इंग्लिश बाय अमित सिंह सर्च करिए और चैनल में सारे वीडियो देखिए। हमने उस पर 4 वीडियो सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं और आप जरूर देखिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप पर कोई भी वीडियो जो है आप तक जरूर पहुँचे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है, हम एक मोटिवेशन पाते हैं जिससे हम आगे वीडियो और भी बनाते हैं और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन पर शेयर जरूर करिए। तो आज हम चालू करते हैं सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस जैसा कि ये माना जाता है कि काफ़ी बच्चों ने हमसे कहा कि सिंथेसिस बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन टफ तो कुछ नहीं होता। पहले आप अगर किसी चीज़ को समझने लगे तो टफ तो कुछ भी नहीं होता, बस वो समझना पड़ेगा। और आप देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि सेंटेंस जो भी वाक्य होते हैं, हम जब उन वाक्यों को टुकड़े टुकड़े में मतलब एक एक सेंटेंस में बोलते हैं तो वो वाक्य होते हैं, लेकिन जब बातों को हम डिटेल में कहते हैं तो उनके बीच में हम और, यद्यपि, क्योंकि, लेकिन, फिर भी आदि शब्द हिंदी में हम यूज करते हैं। जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं और वो बातें हमारी सिंथेसिस के तौर पर ही होती हैं, वही चीज़ हम इंग्लिश में बोलते हैं। और इंग्लिश में बड़ा सा पैराग्राफ जो कोई भी हो, अगर एक सेंटेंस का बड़ा पैराग्राफ बनने जा रहा है तो वो हमारा सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ही बनता है। सिंथेसिस ही उस बड़े से वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य रूप दे देता है। ठीक है, तो सिंथेसिस और यही कहलाता है। सिंथेसिस यही कहलाता है जब कई सारे सेंटेंसों को मिलाकर एक साथ व्यवस्थित कर देना, वो हमारा सिंथेसिस के माध्यम से होता है। सिंथेसिस का काम ही यही है, छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ मिलाकर एक रूप दे देना, वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं विश्लेषण। सिंथेसिस को हम हिंदी बोलते हैं विश्लेषण। ओके, और सिंथेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। सिंथेसिस जैसा कि यहाँ पर जैसे हमारा कोई सेंटेंस है और सिंथेसिस का प्रयोग करने के लिए हमें कम से कम हमारे पास 2 सेंटेंस होने चाहिए। तो अगर एक है तो सिंथेसिस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस का काम ही है वाक्यों को जोड़ना। और जब वाक्य हमारा एक है तो फिर जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है, उसके जोड़े ही क्या। लेकिन जब एक वाक्य से अधिक होंगे, कम से कम 2 और 2 से कई ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ में, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। अगर 2 वाक्य हैं तो सिंथेसिस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, जैसे ही वर्क हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ट टायर्ड, और उसने टायर्ड मतलब थकावट महसूस किया। ये हमारे सेंटेंस है। और जैसे कि हमारा सेंटेंस है जिसमें से एक सेंटेंस ये है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, और एक सेंटेंस ये है, इसे भी हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जब मिलाकर हम इस प्रकार से रूप देते हैं तो वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है। और एक वाक्य को हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, एक वाक्य को हम 3 रूप में कह सकते हैं। वो हमारे कहने का लहजा किस प्रकार से है वो इस पर तय होता है। जैसे कि ये था वाक्य, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकावट महसूस किया, या उसने थकान महसूस किया। तो इसी वाक्य को हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि ये है, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करते हुए या कठिन कार्य करने के बाद, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकावट महसूस किया। क्या? आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करने के बाद उसने थकावट महसूस किया। यही बात तो यहाँ भी कह रहा था ना। अब नेक्स्ट इसी वाक्य को हम दूसरे प्रकार से और कैसे कह सकते हैं, ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज, उसने थकावट महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि, ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकावट महसूस किया। बिकॉज ही वर्क हार्ड। ओके,
नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए ही फेल्ट टायर्ड, इसलिए उसने थकावट महसूस किया। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक ही वाक्य को दो अलग अलग वाक्यों को हमने तीन रूप में कह दिया, लेकिन उन तीनों रूप में कहने पर इसका सिर्फ वही रहा जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था। बस अंतर यह है कि ये दो अलग अलग वाक्य थे और ये हमारे एक साथ हो गए, लेकिन इनका भी अपना नाम होता है। जैसा कि ये हमारा बना है, अब हर किसी सेंटेंस का अपना नाम है। किस रूप में, अगर कोई कहे किस रूप में बना, किस कैसे पहचानेंगे, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ये सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, मतलब सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, बस इसी का तो हमारा यहाँ पर सिंथेसिस में पढ़ना है। सिंथेसिस में हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड का ही बहुत ही विशेष कर अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बना देना, वो हम सिंथेसिस के माध्यम से करते हैं। और सिंथेसिस जो है अब वो बनाएंगे तो, लेकिन हमें कैसे हमें कोई कहेगा कि बना दीजिए, लेकिन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका नाम होगा कि आप सिंपल बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, कंपाउंड बना दीजिए। अब कोई चित्र बनाने के लिए कहता है तो पहले चित्र बताता है ना कि आप मोबाइल का चित्र बना दीजिए, आप माउंटेन का चित्र बना दीजिए, आप एक कार का चित्र बना दीजिए, तो एक नाम लेता है ना। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस रूप में बनाना है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। यही चीज़ हमारा सिंथेसिस में जो भी दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, उनको उनसे मिलाकर हम जब एक नया वाक्य बनाते हैं, तो उस नए वाक्य को हम एक नाम देते हैं। वो नया वाक्य किस रूप में बना, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया है, सिंपल में बना, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, और ये हमारा कंपाउंड बना। तो अब हम बताते हैं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड क्या होते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको हिंदी नहीं पता है तो ये आपकी लिखी हुई है हिंदी। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बात आती है कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अब फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब हम आपको बता दें, किसी भी वाक्य में एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के ठीक बगल में रखी हो और टेंस बताने का कार्य कर रही हो। ओके, ऐसी वाक्य में कोई ऐसी वर्ब जो किसी वाक्य में वर्ब मतलब टेंस बताने का कार्य कर रही हो कि वो वाक्य हमारा किस टेंस में हुआ है, तो वही वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ओके, क्योंकि जो वर्ब होती है हमारी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ओके, तो सिंपल सेंटेंस हम उस वाक्य को कहते हैं जिस पर वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, ऐसा वाक्य जिसमें वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब हो, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जैसे अच्छा सिंपल सेंटेंस कहते तो है, लेकिन देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब, जैसा कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, और एक ये सिंपल सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है। इसमें दो सिंपल सेंटेंस तो हैं, लेकिन अब इसमें क्या वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब है क्या? हाँ, हर एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी होगी। जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस बता रही है। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होता है। हमें इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब देखने से हमें पता चला कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का है, तो ये हमारा टेंस बता रही ना। तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पर किसे कहा जाएगा? फाइनाइट वर्ब हमारी वर्ब है, और वाक्य में इसके बाद हमारी कोई वर्ब नहीं आई है। हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक केवल एक ये सेंटेंस बना। ये जो हार्ड है वो एक एडवर्ब है जो हमारे वर्ब की विशेषता बताने आया है। ओके, तो हमारी फाइनाइट वर्ब हमारी एक ही है और सब्जेक्ट भी एक ही है, ना ही सेंटेंस में अब सब्जेक्ट आया है और ना ही कोई फाइनाइट वर्ब आई है। अगला सेंटेंस जो है, सेंटेंस यहाँ यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है
हुआ, जिसमें हमें फैक्ट से पता चला ये वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें भी है। अब देखते हैं, हमने इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमने मिला तो दिया था, लेकिन हमारा ये सेंटेंस बना, ये दोनों ही सेंटेंस इसमें आ गए, लेकिन हमारे जो वर्ब है वो केवल एक ही है अभी भी। जैसा कि यहाँ पर हमारी जो फाइनाइट वर्ब है ये हमारी फैक्ट उसी प्रकार से है, सब्जेक्ट भी हमारा एक ही है, तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट ये फाइनाइट वर्ब है, ये तो ऐसा ऊपर भी था कोई बात नहीं, लेकिन फिर यहाँ का सब्जेक्ट और ये वर्ब कैसे कहाँ गई? ये वर्ब तो क्या रखी है, लेकिन ये हमारी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये हमारा पार्टिसिपल के रूप में रखी है और सब्जेक्ट हमने यहाँ पर नहीं रखा है, सब्जेक्ट किसी ने हटा दिया है। अब ये क्यों हटा है, किस प्रकार से करेंगे, ये सब हम बाद में देखेंगे। बस आप ये देखिए कि सिंपल सेंटेंस जो बना भी है उसमें भी एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब जो टेंस बता रही है और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में है। तो अब समझ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। ओके, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब एक ऐसा क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य, मिश्रित जो मिलकर बना हो। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ओके, वन प्रिंसिपल क्लॉज हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमारा वन कम से कम एक या फिर एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ये आपने कंजक्शन में शायद पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसी के कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लॉज हम आपको बता दें, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आए हुए हो, तो वो वाक्य हमारा उपवाक्य कहलाता है। वो क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज आए। वैसे ज्यादातर एक ही आता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आए हुए हो, तो इन दोनों के मिलने से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम जैसा कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और तब हम जानेंगे। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलाने से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके, तो जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा ये बना हुआ है, इसमें से हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा हूँ प्रिंसिपल क्लॉज से वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। ये हमारा कंजक्शन है। अब ये कंजक्शन कैसे किस प्रकार से लगे इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये जानिए कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब बात आती है कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस जब वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज, जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज वहां भी था, एक वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, यहाँ पर क्या था सबऑर्डिनेट क्लॉज और यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज के रूप नहीं होते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं, जबकि ये हमारे डिपेंड नहीं रहते, ये केवल उससे कनेक्ट बस रहते हैं, बाकी डिपेंड किसी प्रकार से नहीं रहते। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और
और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से हमारा कई कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जिसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ओके, तो एक बार फिर देखते हैं, जिस ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और ऐसा वाक्य जिसमें हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आए हो तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज आए हो तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और जबकि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ओके, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को आया हुआ होगा। अब नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके अभी इस पर डिटेल पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब सिंथेसिस के बारे में हमने इतना तो जान लिया, लेकिन सिंथेसिस को हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम इसकी शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो इस सिंथेसिस को पढ़ने की शुरुआत जो है हमारी इन 3 टॉपिक से होती है। जैसा कि पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कह रहा है कि 2 या फिर 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। ओके, मतलब टॉपिक क्या है, आप जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 टॉपिक में पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इसे गौर कर ध्यान से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कह रहा है 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे सिंपल सेंटेंस चाहे वो हमारे 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, तो उन चाहे जितने भी सिंपल सेंटेंस आए हो उन सभी सिंपल सेंटेंस को मिलाकर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जितने भी हमारे होंगे वो सारे के सारे हमारे सिंपल सेंटेंस ही होंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, और हमारे काफी सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। और तीसरा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हम सिंपल सेंटेंस को ही मिलाकर हम सिंपल सेंटेंस को मिलाकर ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और सिंपल सेंटेंस को मिलाकर ही हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। हमें एग्जाम में क्या कहा जाएगा, मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस में कह दिया जाएगा कि इस वाक्य को सिंपल बना दीजिए, इस वाक्य को हमें कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, और इस वाक्य को या फिर कंपाउंड बना दीजिए। तो इन 3 टॉपिक में ही सिंथेसिस जो है आपका इन 3 टॉपिक पे डिपेंड करता है, टॉपिक ए, टॉपिक बी और टॉपिक सी। इन 3 टॉपिक को अगर आपने बारीकी से पढ़ लिया तो आप सिंथेसिस बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं, आप बिल्कुल चैनल को बिल्कुल स्किप न करिएगा, मतलब वीडियो को भी बिल्कुल स्किप न करिएगा, इस पर बने रहिएगा। अब देखते हैं टॉपिक जो हमारा ए है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक, जिस टॉपिक की थोड़ा सा ये सेंटेंस थोड़ा सा गहराई का टॉपिक है, इस पर आप बिल्कुल भी सावधानी के साथ पढ़िए, ठीक है। ओके, तो हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। अब एक एक टॉपिक जैसे हम क्लिक करेंगे उसके पूरे हमारे टॉपिक बन जाएंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विधियां हैं, और जब तक हम उसे अच्छे से नहीं देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा। इसलिए आपको टफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इसे करना है तो आप जरूर इसको देखिए। तो पहला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक ए की हमारी पूरे 8 तरीके हैं। मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमने ये वाक्य हमने किस प्रकार से बना दिया, हमने कौन सा तरीका यूज किया, हमें कैसे पता चला इसमें कैसा तरीका यूज करना है, किस प्रकार से रखना है, हमने यहाँ पर ये आफ्टर क्यों लगा दिया, हमने ये वर्क से वर्किंग क्यों कर दिया, और हमने यहाँ पर कॉमा क्यों लगाया, और ये हमने ही का एच इस्तेमाल करके किया, हमने आगे वाला सेंटेंस चेंज करके लेकिन पीछे वाले में क्यों परिवर्तित क्यों नहीं किया कुछ भी। तो ये सब हमें पता चलेगा जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं एक सारे टॉपिक को एक एक करके, बहुत ही ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा, और इसके बाद भी और ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं। इन सभी टॉपिक पे एक एक करके वीडियो आएंगे, और जब ये पूरे हो जाएंगे इसके बाद ये टॉपिक पे आएगा, और इसके बाद फिर
टॉपिक सी नंबर पे आएगा। तो टॉपिक ए में देखते हैं। टॉपिक ए क्या कहता है? टॉपिक ए कहता है कि यूज ऑफ पार्टिसिपल। हम ये टॉपिक जो है, टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। टॉपिक ये है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर हम एक साधारण वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या तरीके होंगे, हम कैसे जाने कि हमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमारे पास तरीका क्या है? तो तरीका आपके पास 8 तरीके हैं। उन 8 तरीके के अपने अपने तरीके, अपने अपने लक्षण हैं। वो जब अपने लक्षण दिखाएंगे आपको उसी प्रकार से उसको यूज करके करना है। ओके, तो जैसा कि टॉपिक पहला कहता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जैसा कि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एक रूप होता है, और पार्टिसिपल जो है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होती है, जैसा कि हम कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो पढ़ते हैं, वो जो हमारी वो जो मेन वर्ब लगती हैं आईएनजी के रूप में, वो हमारी पार्टिसिपल फॉर्म ही होती है। ओके, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमारे पार्टिसिपल जो होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के रूप में होती है। पास्ट पार्टिसिपल हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। इनके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे, केवल हमने अभी इतना लिखा है ताकि आप थोड़ा सा इस पर नजर डाल सकें। अब देखते हैं यूज ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से वो वर्ब हमारे इंफिनिटिव बन जाते हैं। ओके, वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले हम अगर टू लगा दें और तो वो इंफिनिटिव बन जाती है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है, ऐसी क्रियाओं के अंत में ना, ने, नी शब्द देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम यूज ऑफ इंफिनिटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि यूज ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन या फिर नाउन फ्रेज को हम अपोजिशन मतलब साइड बाय साइड अपोजिशन में रखकर हम नाउन और नाउन फ्रेज को अपोजिशन में रखकर हम सिंपल सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है? तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? यहाँ पर हम नॉमिनेटिव मतलब कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है फ्रीडम, फ्री कर देना, जिसे हम नॉमिनेटिव को आजाद कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। क्योंकि फ्री क्यों करते हैं, अब इसको हम आगे देखेंगे। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। हम नाउन या फिर जेरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब जो ऐसा शब्द जो वाक्य में वर्ब, खास वर्ब और बाकी नाउन नॉन इंटरजेक्शन को छोड़ करके से सभी की विशेषता, से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता जो बताए वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। और एडवर्बियल फ्रेज वही रूप होता है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में होता है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। और यूज ऑफ एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यूज ऑफ कंजंक्शन एंड या फिर कंजंक्शन एंड का भी प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो टोटल हमारी टॉपिक एक जो है, जो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाना, तो वो हमारा कितने प्रकार से हो सकता है? टोटल हमारे पास 8 विधियां हैं उसकी, और ये 8 विधियों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप एक भी वीडियो इसके बाद मिस नहीं करिएगा। आपको हर एक वीडियो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, और मैं आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा।